नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कश्मीर का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे काफ़ी कूटनीतिक प्रयास करने पड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो पीएम मोदी के नेतृत्व में दल गया था, बाकी लोग तो लौट आए हैं, लेकिन जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और जो अजीत डोभाल हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो इस मुहिम में लगे हुए हैं। उनके सामने चुनौती ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के आक्रामक और उकसावे वाले भाषण के बाद किस तरह से देशों को असलियत बता के रखा जाए, साध करके रखा जाए, ताकि वैश्विक स्तर पे कोई कश्मीर को लेकर के और भारत को लेकर के निगेटिव जनमत न बनने पाए। इसी क्रम में जो अजीत डोभाल हैं वो पहले सऊदी अरब गए, उसके बाद अब यूएई पहुँचे हुए हैं और अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं। ख़ास तौर से उन देशों पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया जा रहा है जहाँ से कि पाकिस्तान को समर्थन मिल सकता है। अभी तक पाकिस्तान को कोई खास कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन 3 देश ऐसे हैं जिनकी वजह से भारत को दिक्कत हो रही है। एक चाइना है जो सदाबहार दोस्त है उसका, दूसरा मलेशिया है और तीसरा टर्की है। अब इसमें सवाल ये उठ रहा है कि मलेशिया और टर्की अचानक कैसे पाकिस्तान से जुड़े, किस तरह से तीनों देश बीबीसी की तर्ज पे एक अंग्रेजी चैनल लाने की बात कर रहे हैं और किस तरह से रेडिकल इस्लाम के खिलाफ और इस्लामोफोबिया को लेकर के पूरी दुनिया में मैसेज देना चाहते हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक एस जयशंकर अभी तक 36 देशों के विदेश मंत्रियों से और अलग अलग ग्रुप जो इंटेलेक्चुअल्स ग्रुप होते हैं उनसे वो मीटिंग कर चुके हैं और अभी आगे और भी कर रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने पिछले दिनों अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि उन्होंने काफ़ी देशों के विदेश मंत्रियों से और वहाँ के अलग अलग पदाधिकारियों से बातचीत की है। किसी भी देश की प्राथमिकता में कश्मीर नहीं है। जो भी जब कहीं जिक्र भी आता है तो बातचीत के दौरान उसका जिक्र आता है, प्राथमिक विषयों के रूप में उसका जिक्र नहीं आता है। यानी कि दुनिया जो है काफ़ी हद तक भारत के पक्ष से कन्विंस है। लेकिन ये दोनों देश चाइना का समझ में आ रहा है, सीपीईसी पीओके से गुजर रहा है, इसलिए चाइना का इंटरेस्ट समझ में आ रहा है। पाकिस्तान उसका दोस्त है, भारत दुश्मन है, लिहाजा पाकिस्तान से वो दोस्ती निभा रहा है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन चाइना की सीमा भी पता है कि वो एक कूटनीतिक प्रयास, राजनीतिक समर्थन से आगे वो पाकिस्तान के लिए इस मुद्दे पे कम से कम तो नहीं जाएगा, क्योंकि आतंकवाद का मुद्दा ऐसा है जिस पे कि उसे भी दुनिया के साथ खड़ा होना पड़ता है और कहीं ना कहीं वो भी आतंकवाद के मुद्दे से जूझ रहा है। ख़ास तौर से झिंगझियांग जो उसका प्रांत है वहाँ पे मुस्लिमों की वजह से जो उसके सामने समस्या आई है, इसलिए वो दोस्ती निभा रहा है, लेकिन एक हद से आगे नहीं जाएगा। फिर वो क्या कर सकता है? फिर वो ये कर रहा है कि टर्की और मलेशिया जैसे देशों को उकसाने और भड़काने का काम कर रहा है। क्योंकि जब पिछले दिनों जो इशू हुआ था, चाहे वो उरी के बाद हुआ हो, यानी कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद भारत ने जिन तमाम देशों को विश्वास में लिया था उसमें मलेशिया और टर्की जैसे भी देश थे। और इस बार भी यानी कश्मीर पे डिसीजन के दौरान और उससे पहले और उसके बाद में भी भारत ने मलेशिया और टर्की को भी जो है विश्वास में लिया। लेकिन आखिरकार क्या वजह है कि मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं महाथिर मोहम्मद, जब वो रसिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिक्र किया कि बातचीत से इसको सुलझाइए। मोदी ने इसका जवाब दिया था कि वो हमारा इंटरनल इशू है। और इसके अलावा जो टर्की है, जहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो रजब तैयब एर्दोगान हैं, उनको भी क्या दिक्कत होने लगी है अचानक। तो ये जो खबर आ रही है कि चाइना कहीं ना कहीं इन दोनों देशों की, यानी कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर के इन दोनों देशों को भड़का रहे हैं और पाकिस्तान जो है इसमें इस्लाम जो है मुसलमानों का नेता बनने की कोशिश कर रहा है कि जो पूरी दुनिया में जिस तरीके से मुसलमानों पे आतंकवाद का ठप्पा लगाया गया है, इससे लड़ने के लिए ज़रूरत है कि इस्लामिक कंट्री साथ में आया। तब जैसे सऊदी अरब या यूएई जैसे देश साथ नहीं दे रहे हैं, ईरान उसका पाकिस्तान का दुश्मन है इसलिए वो भी साथ नहीं आ सकता, तो फिर वो सॉफ्ट जो स्टेट दिख रहे हैं जिसको तोड़ा जा सकता है, वो टर्की और मलेशिया पे जो है अपना ध्यान कंसंट्रेट कर रहा है। और इन दोनों देशों का जो FATF है, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसमें कि ये डिसीजन होना है कि पाकिस्तान को आर्थिक मदद देना है तो कैसे देना है, क्या उसको 27 सूत्रीय जो कार्यक्रम दिया गया था उसको उसने लागू किया नहीं किया, तो उसमें इन दोनों देशों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। तो भारत अभी भी इन दोनों देशों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि जो बात आप समझ रहे हैं या जो बात आपको समझाई जा रही है वो बात नहीं है, असलियत ये है। तो इस तरह से टर्की और मलेशिया भारत के लिए सिरदर्द बन के उभर रहे हैं, धीरे धीरे पाकिस्तान के पाले में जाते हुए दिख रहे हैं।
उनको साधने की कोशिश हो रही है और इसके पीछे चाइना का हाथ बताया जा रहा है। और चाइना के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उनका अभी भारत दौरा भी होने वाला है। तो देखते हैं, देखिए इसमें होता क्या है कूटनीति में कि सामने से जब फॉर्मली बात होती है तो बातें कुछ और होती है, फॉर्मली जब बात होती है तो एजेंडे पे बात होती है, लेकिन पीठ पीछे हर मजबूत देश दूसरे देश को काट करने की कोशिश करता है कि कहीं ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ना हो जाए। चाइना की ये नीति रही है कि भारत को कश्मीर में उलझा के रखो ताकि ये कमज़ोर रहे। चाइना की ये नीति रही है कि नक्सलवाद के लिए हथियार सप्लाई करते रहो, नक्सलियों को आप सह देते रहिए ताकि भारत जो है ज़्यादा मजबूत ना होने पाए। अपने इंटरनल समस्याओं से इतना वो जूझता रहे भारत कि चाइना के सामने आंख उठा करके न देख सके। हालांकि इधर की जो अभी फिलहाल तो अर्थव्यवस्था बेशक थोड़ी डाउन जा रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था में जो तेज़ी भारत में है और जिस तरीके से तेज़ी से भारत उभर रहा है, वो स्वाभाविक है कि चाइना जो है भारत को अपने लिए चुनौती मानता है। देखते हैं भारत कैसे इन दोनों देशों को, टर्की और मलेशिया को साधता है। इसमें जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।